14 दिसंबर 2016। नोटबंदी को सिर्फ 36 दिन हुए थे। सूरत के एक बैंक में लॉकर नंबर 1550 खुला और भीतर मिले 97,84,000 रुपए, सारे नए 2000 के नोटों में। लेकिन लॉकर जिनके नाम था, कैमरे में वे दिखाई ही नहीं दिए। नाम किसी और का था, चाबी किसी और कहानी की थी। बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक ये लॉकर 23 नवंबर की शाम 4 से 4:05 के बीच चला था। शिकायत कहती है उसी समय सीसीटीवी में जिग्नेश भजियावाला लॉकर रूम में दिखाई दिया। सवाल था, वहां पहुंचा कौन और नई करेंसी पहुंची कैसे? इस कहानी की शुरुआत तिजोरी से नहीं, एक छोटे से स्नैक कॉर्नर से होती है। सीबीआई रिकॉर्ड में शामिल इनकम टैक्स शिकायत के अनुसार किशोर मंगलजी भजियावाला ने करीब 2 दशक पहले चाय और नाश्ते के काम से शुरुआत की। समय बदला, दुकान बढ़ी और परिवार का मुख्य कारोबार बना पैसा उधार देना। चाय की भाप जल्दी हो जाती है, कर्ज का हिसाब नहीं। एक और परिवार को मनी लेंडिंग कारोबार से जोड़ता है, लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क है। अखबारों में चेहरा बना किशोर चाय बेचने वाला जो फाइनेंसर बन गया, जबकि लॉकर, सीसीटीवी और बैंक फार्म की कहानी में बार बार सामने आया उसका बेटा जिग्नेश। पिता कहानी का चेहरा था, बेटे पर आरोप था कि वो मशीन चला रहा था। 8 नवंबर 2016 की रात 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने की घोषणा हुई। देश भर में लोग बैंक के कतारों में थे। बदलने की सीमा थी, पहचान दिखानी थी, हर फार्म का हिसाब होना था। जिसके पास बेहिसाबी नकदी थी, उसके लिए अब रकम से ज्यादा कीमती था रास्ता। नोट बंद हुए थे, जरूरत नहीं। शिकायत में एक असामान्य तस्वीर दर्ज है। परिवार और एचयूएफ के नाम पर 16 एचडीएफसी खाते, 13 बैंक ऑफ बड़ौदा खाते और 27 सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक खाते, कुल 56। इन्हीं खातों से 25,22,000 रुपए की निकासी दर्ज थी, पर जांच की नजर उस रकम पर टिक गई जिसका रास्ता साफ नहीं था। 23 नवंबर, बैंक रजिस्टर में लॉकर 1550, हितेश चंदूलाल रुघानी और दमयंती चंदूलाल रुघानी के नाम। लेकिन उसी 5 मिनट के सीसीटीवी हिस्से में जांचकर्ताओं ने जिग्नेश को लॉकर रूम में देखा। शिकायत के मुताबिक सामना होने पर उसने वो लॉकर चलाने की बात स्वीकार की। रजिस्टर फिर देखिए, एंट्री किसकी है और अंदर कौन गया। अगले 20 दिन लॉकर बंद रहा। फिर 13 दिसंबर को इनकम टैक्स की जांच किशोर परिवार के घर और के भजियावाला दुकान तक पहुंची। शिकायत में दर्ज नकदी मिली, कागज मिले और दुकान से मिली 2 लॉकर चाबियां। उसी पल सर्वे तलाशी में बदल गया। चाबियों ने जांच का भूगोल बदल दिया। घर और दुकान से बैंक शाखा तक लॉकर अटेंडेंस रजिस्टर निकाला गया, सीसीटीवी का समय मिलाया गया। शिकायत कहती है कि परिवार ऐसे कई लॉकर चला रहा था जो उनके अपने नाम पर नहीं थे। अब जांच नकदी नहीं गिन रही थी, वो असली मालिक ढूंढ रही थी। 14 दिसंबर को लॉकर 1550 खोला गया। अंदर पुरानी करेंसी नहीं थी। शिकायत के मुताबिक वहां 97,84,000 रुपए मिले, सभी नए 2000 के नोट। हर नोट का नंबर लिखकर इन्वेंट्री बनाई गई, फिर रकम जब्त हुई। हिसाब लगाइए, 97,84,000, 2000 से भाग दीजिए, 4,892 नए नोट। उस समय जब आम आदमी बैंक की सीमा और कतार से जूझ रहा था, इतने नए नोट एक ऐसे लॉकर में बंद थे जिसका दर्ज मालिक कोई और था। तिजोरी में पैसा था, शक उसकी रसीद पर था। दुकान से मिले 4,32,000 रुपए के नए नोट भी जब्त हुए। शिकायत ने कुल जब्त नई करेंसी 1,02,16,000 रुपए बताई। 20 दिसंबर को मामला सीबीआई तक पहुंचा। आरोप थे साजिश, दूसरे की पहचान का इस्तेमाल, धोखाधड़ी, जालसाजी और बैंक कर्मचारियों से मिली भगत। आरोप अभी फैसला नहीं थे, लेकिन जांच का दरवाजा खुल चुका था। अखबारों में 400, 600 और 650 करोड़ जैसी अलग अलग संपत्ति की सुर्खियां चली, लेकिन शुरुआती अनुमानों का शोर अदालत में दर्ज रकम नहीं बन जाता। इस फिल्म का आधार वही है जो दस्तावेज में साफ है, लॉकर नंबर, सीसीटीवी का समय और जब्त नई करेंसी। लेकिन दस्तावेज के अगले पन्ने पर एक तालिका थी, 212 लोग। जिग्नेश द्वारा दिए गए पहचान प्रमाण से जुड़े 175 नाम, 350 नए नोट, 7 लाख रुपए। ये लॉकर की कहानी का अंत नहीं था, ये उस मशीन का पहला पुर्जा था जो पहचान, फार्म और बैंक काउंटर के बीच चलने का आरोप झेल रही थी। जिग्नेश ने बाद में एफआईआर रद्द कराने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इस चरण पर एफआईआर रद्द करने से इनकार किया और जांच जारी रहने दी। इसका अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं था,
इसका अर्थ था, सवाल इतने गंभीर थे कि जांच रुक नहीं सकती थी। अगली स्कैम फाइल में हम उस तालिका को खोलेंगे, 175 पहचाने, 350 नोट और बैंक के भीतर तक पहुंचता आरोपित रास्ता। क्योंकि कभी कभी तिजोरी पैसा नहीं छुपाती, वो पूरा सिस्टम छुपाती है। अगली फाइल के लिए चैनल से जुड़िए।